नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ मैं हिमाचल प्रदेश द्वारा जो HP JBT टैट की जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं उन परीक्षाओं का एक पेपर आपसे डिस्कस करूंगा। इस पेपर को दोस्तों मैं दो भागों में मैंने डिवाइड किया है। दो पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपसे इसमें जो जीके का पोर्शन है उसको डिस्कस करूंगा और दूसरे पार्ट में इसमें हम जो साइंस के कुछ सवाल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यूँ नहीं है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये HP JBT टैट का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो JBT की प्रेपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो भी परीक्षाएं करवाई जाती हैं उनमें ये जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीके का पोर्शन हो या फिर पोर्शन आपसे चाहे साइंस का पूछा जाए। जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों, JBT का जो पेपर है इसमें ये 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें दोस्तों 5 सेक्शन में इनको डिवाइड किया होता है, जो जिसमें कि 30-30 नंबर का हर सेक्शन में हर पार्ट को 30 मार्क्स में डिवाइड किया हुआ है। हर पार्ट में 30 मार्क्स दिए गए हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले इसमें साइकोलॉजी 30 नंबर की होगी, हिंदी 30 नंबर की होगी, इंग्लिश 30 नंबर की होगी, मैथ्स 30 नंबर का होगा और जीके का पोर्शन है वो भी 30 नंबर का होगा। हालांकि जीके का पोर्शन कभी कभी इन्होंने डिवाइड किया होता है, जैसे इस क्वेश्चन पेपर में जीके में 15 नंबर का जीके है, जिसमें HP जीके और इंडिया के जीके के कुछ सवाल हैं और 15 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर का इसमें साइंस पूछा गया है दोस्तों। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से फिक्स रहता है। कभी ये साइंस के क्वेश्चन कम डाल देते हैं, कभी ज़्यादा डाल देते हैं, कभी HP जीके डाल देते हैं, कभी नहीं डालते हैं। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की दोस्तों, इस वीडियो में हम जो जीके का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं जीके के पोर्शन का पहला सवाल। लक्षद्वीप के द्वीप स्थित हैं। ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी पाक जलडमरू में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अरब सागर में। लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप हो, मिनिकॉय हो, ये अरब सागर में ही स्थित है दोस्तों। पाक जलडमरू दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, या फिर खाड़ियां यदि आपसे पूछी जाए तो पाक जलडमरू ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में है। या फिर अगर कंट्रीज पूछी जाए तो पाक जलडमरू दोस्तों ये पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच में है। हिंद महासागर सबसे गर्म महासागर है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछा जाए तो मेडागास्कर द्वीप दोस्तों। तो मेडागास्कर द्वीप जो है ये मेडागास्कर द्वीप जो है दोस्तों ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी में है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है दोस्तों वो है 3:2। और भारतीय झंडे में आपको मालूम है जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 तिलियां होती हैं। भारत का जो झंडा है दोस्तों इसमें 3 रंग है, जिसमें से केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग मुख्य रूप से है, लेकिन जो अशोक चक्र है वो नीले रंग से बनाया गया है। इस सवाल को भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं आज का अगला सवाल दोस्तों। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर और ऑप्शन डी जो है वो है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने एक्सिस के अराउंड जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी दोस्तों 2 तरह की गतियां करती है। जब वो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती हैं तो उसे हम कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। और पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है। लेकिन यदि आपको पूछा जाए लेकिन जो पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। तो पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमा करती है उस एक परिक्रमा को करने में पृथ्वी को तकरीबन 365 दिन लगते हैं। 365 से 366 दिन लगते हैं, पूरा का पूरा 1 साल लगता है।
तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति। तो आपसे सवाल यूं भी पूछे जा सकते हैं, घूर्णन गति क्या है या परिक्रमण गति क्या है। तो परिक्रमण गति जो होती है दोस्तों, परिक्रमण गति से साल बनते हैं, परिक्रमण गति से आपके मौसम बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं, और जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उस गति के कारण दिन और रात बनते हैं। सवाल परीक्षाओं में यूं भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की तरह बाकी सभी ग्रह जो है वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं दोस्तों जिसमें एक है आपका शुक्र ग्रह और दूसरा है दोस्तों यूरेनस, जिसे हम अरुण कहते हैं। शुक्र और अरुण ये पृथ्वी के अपोजिट घूमते हैं, मतलब कि ये जो घूमते हैं ये घूमते हैं अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, और बाकी सारे के सारे ग्रह घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अगला सवाल। प्राचीन चट्टान निर्मित मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी मसरूर, ऑप्शन सी निरमंड, ऑप्शन डी काजा। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, मसरूर में प्राचीन चट्टान निर्मित मंदिर स्थित है। दोस्तों मसरूर रॉक का टेम्पल जो है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में है, और इसे हम हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहते हैं। मसरूर रॉक का टेम्पल दोस्तों ये भगवान शिव को समर्पित है। ये सवाल परीक्षाओं में इस तरह से पूछे जाते हैं। मसरूर रॉक का टेम्पल में दोस्तों एक बहुत पवित्र धार्मिक स्थल है ठाकुर द्वारा। वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता की पत्थर से काट करके मूर्तियाँ बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों निरमंड में भगवान परशुराम का मंदिर है। निरमंड में भगवान परशुराम का मंदिर है, और निरमंड ये कुल्लू जिला में स्थित है, और निरमंड में ही बूढ़ी दिवाली हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है। तो ये सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप कृपया इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल। अशोक के समय में ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी संस्कृत। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है प्राकृत भाषा में अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख थे। देखिए दोस्तों, अशोक जो है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और बौद्ध धर्म की स्थापना जो है भगवान बुद्ध ने की है। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का जो उपदेश दिए हैं, भगवान बुद्ध ने जितने भी जो भी उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को देने के लिए भगवान बुद्ध ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया। भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए गए हैं। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं, तो वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं दोस्तों। इसके विपरीत दोस्तों जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, उन्होंने अपने उपदेश देने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा है प्राकृत। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो संस्कृत भाषा है दोस्तों, ये आर्य जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे, ये आर्य संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल करते थे। और आर्य शब्द संस्कृत भाषा से ही लिया हुआ है, और आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन ए 95.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। यदि आपको सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे शरीर का तापमान होता है दोस्तों। ये सवाल परीक्षाओं में इस रूप में भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू हुई। ऑप्शन ए 1853 1853, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1862। सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जो है 1853 में भारत में पहली रेल लाइन की शुरुआत की गई। बम्बई से थाने में जो पहली रेल जो चलाई गई वो बम्बई से थाने चली। दोस्तों भारत में जो पहली रेल चली वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी, इनका जो कार्यकाल रहा भारत में, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। 1846 से लेकर
1856 तक, 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहता है। लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेल का जनक कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में जो भारतीय डाक की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में की। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में हड़प की नीति चलाई दोस्तों, जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं कि गोद लिया हुआ पुत्र जो है वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। ये लॉर्ड डलहौजी की ही नीति थी। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण भी डलहौजी ने ही शुरू किया है। ये 1852 से लेकर के 1856 तक इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। जब हिमाचल प्रदेश गठित हुआ तो यह भारत का कौन सा राज्य बना? ऑप्शन ए 23वां, ऑप्शन बी 18वां, ऑप्शन सी 8वां दोस्तों, ऑप्शन डी 24वां। और इसका जो सही जवाब है वो है 18वां राज्य। जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है दोस्तों 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और हिमाचल प्रदेश को एक मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया, मुख्य आयुक्त क्षेत्र। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा जब हिमाचल प्रदेश को मिला 25 जनवरी 1971 को, 25 ऑफ जनवरी 1971 को, तो ये हिमाचल प्रदेश का 18वां राज्य बनाया गया। तो आपको सवाल किस तरह से पूछा गया आप ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायिक नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अपराधियों को सजा देना, ऑप्शन बी झगड़ों का निपटारा करना, ऑप्शन सी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन डी निजी संपत्ति का संरक्षण करना और सुरक्षा प्रदान करना। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना ही न्यायिक नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक मानचित्र आपके सामने रखा गया तो दक्षिण दिशा दर्शाएगा। ऑप्शन ए मानचित्र का ऊपरी भाग, ऑप्शन बी मानचित्र का निचला भाग, ऑप्शन सी मानचित्र दाएं हाथ की तरफ, आपके दाएं हाथ की तरफ, ऑप्शन डी जो है आपके बाएं हाथ की तरफ। तो बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जो है मानचित्र का निचला भाग जो है दक्षिण दिशा दर्शाएगा। ये सवाल को सीधा सा पूछने का मतलब ये है कि ये कोई पेंटिंग है, ये कोई चित्र है आपके समक्ष, तो ये उसका उत्तरी भाग है, तो ये उसका दक्षिण भाग है, और ये उसका पूर्वी भाग है, और ये उसका पश्चिमी भाग है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। इग्लू निम्न में से उदाहरण है? घर, बहुमंजिला इमारत, नाव में बने घर और तंबू। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, इग्लू जो है दोस्तों ये बर्फ के घर होते हैं, और बर्फ के घर जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाने वाले, मतलब कि जो ध्रुव है, जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर जो घर हैं वो बर्फ के घर बने होते हैं, उन्हें ही हम इग्लू कहते हैं। तो कभी कभी सवाल परीक्षाओं में यूं पूछा जाता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो कौन सी प्रजाति, उन लोगों को वो कौन सी जनजाति के लोग होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो एस्किमो है, एस्किमो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की एक जनजाति है, और एस्किमो लोग जो हैं इग्लू में रहते हैं। एस्किमो लोग जिन घरों में रहते हैं उन घरों को ही इग्लू कहते हैं। और इग्लू क्या है? इग्लू बर्फ के बने घर हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंपेश्वर सिंह, ऑप्शन बी मेरू वर्मन, ऑप्शन सी साहिल वर्मन, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसका साधारण सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है दोस्तों मेरू वर्मन जो है चंबा राज्य या फिर चंबा रियासत के संस्थापक थे। यदि सवाल पूछा होता कि चंबा शहर के संस्थापक कौन है, तो साहिल वर्मन चंबा शहर के संस्थापक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे ऑप्शन डी है सातवाहन वंश का जो संस्थापक थे उनका नाम है सिमूक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक है। ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल। हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां बहती है? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 6, ऑप्शन डी है 5। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 5 मुख्य नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। हिमाचल प्रदेश की जो 5 मुख्य नदियां हैं दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश में जो नदियां बहती है वो चिनाब है, उसके बाद रावी, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है, और फिर जो है यमुना नदी है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है, और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 320 किलोमीटर जो है ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। लेकिन यदि
वाटर का वॉल्यूम के हिसाब से पूछा जाए, जल के घनत्व के हिसाब से पूछा जाए, तो चिनाब नदी, जिसका नाम चंद्रभागा भी है, तो चंद्रभागा नदी पानी के आयतन घनत्व के हिसाब से जिसमें पानी सबसे ज्यादा है वो नदी है दोस्तों चंद्रभागा यानी कि चिनाब। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। दोस्तों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया और ये आंदोलन 1922 तक चला। 1922 में एक घटना घटती है, इसे कहते हैं चौरा चौरी की घटना। चौरा चौरी की घटना दोस्तों 5 फरवरी 1922 को घटती है। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक गांव में ये घटना घटती है, चौरा चौरी की घटना। इस घटना में 22 पुलिस वालों की जान चली जाती है। पुलिस वालों और आंदोलनकारियों के बीच में एक झड़प होती है जिसमें आंदोलनकारी पुलिस थाने में ही आग लगा देते हैं। तो इस घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो आपसे यदि सवाल पूछा गया कि असहयोग आंदोलन कब तक चला, तो 1922 तक ये आंदोलन चलता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्हें हम लोकमान्य कहते हैं, लोकमान्य तिलक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लोकमान्य है, ये लोकनायक नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि लोकनायक किसे टाइटल दिया गया, तो लोकनायक दोस्तों जयप्रकाश नारायण को ये टाइटल दिया गया, जेपी नारायण। ध्यान रखिएगा, ये जेपी नारायण जो है ये 1977 में, जब 1975 में जब भारत में आपातकाल लगाया गया, उस समय इन्होंने एक आंदोलन चलाया जो कि तकरीबन 1977 तक चला, जिसको सफल बनाने में जेपी नारायण का बहुत अधिक योगदान है दोस्तों। तो बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भारत में जो कुछ आंदोलन काफी ज्यादा प्रसिद्ध किए, वो आंदोलन है दोस्तों। एक तो इन्होंने 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलता है, 1905 में। ये आंदोलन 1905 से लेकर के 1907 या 8 तक चलता है, जिसमें कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और इनके द्वारा लोगों को जो भारत की वस्तु हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा दोस्तों 1916 में होम रूल लीग आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक ने काफी फेमस किया। दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन जो है, हालांकि इसकी शुरुआत जो है एनी बेसेंट के द्वारा की गई, लेकिन महाराष्ट्र में, बंबई को छोड़कर के महाराष्ट्र में होम रूल लीग आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, इन्होंने कुछ अखबार भी प्रकाशित किए। इन अखबारों के जो नाम है, एक अखबार इन्होंने प्रकाशित किया मराठा, तो मराठा ये अखबार दोस्तों अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। एक और अखबार इन्होंने प्रकाशित किया, उस अखबार का नाम है केसरी। परीक्षाओं में कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 4 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किताबें लिखी जो परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती हैं। एक इनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज। एक बुक है इनकी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक। इसके अलावा एन ऑटोबायोग्राफी और बंच ऑफ लेटर्स भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जिनको कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है और 3 बार जो है भारत की प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। भारत में अब तक दोस्तों 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, जिसमें 2 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाया गया और 1971 और 1975 में, और उसके बाद एक बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आपातकाल लगाया गया है 1962, जब भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उस समय ये जो है आपातकाल लगाया गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई है। हालांकि 1975 में कोई लड़ाई नहीं हुई, फिर भी उस समय आंतरिक अस्थिरता के चलते भारत में आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मुख्य जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग से चल रही है? ऑप्शन ए नाथपा जाखड़ी, ऑप्शन बी कोल डैम, ऑप्शन सी संजय विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी कोल डैम, जो है हिमाचल प्रदेश में ये जो परियोजना रूस के सहयोग से चलाई गई थी। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर पुराना है, अब ये परियोजना जो है पूरी हो चुकी है। कोल डैम परियोजना दोस्तों, इसकी जो कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की वो है 800 मेगावाट की, और ये सतलुज नदी पर बनाई गई परियोजना है।
ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। बिलासपुर जिले में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ये परियोजना चलाई जा चुकी है। उसके बाद नाथपा झाकड़ी दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नौर में ये जल विद्युत परियोजना है। नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नौर में है। और इसकी कैपेसिटी यदि पूछा जाए तो इसकी कैपेसिटी दोस्तों 1500 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। और ये सतलुज नदी पर ही ये परियोजना शुरू की गई है। सतलुज नदी पर भारत में, हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी परियोजना चलाई गई है दोस्तों वो है नाथपा झाकड़ी। उसके बाद दोस्तों ये जो संजय विद्युत जल परियोजना है, इसे हम भावा परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि ये भावा नदी पर चलाई गई है। भावा परियोजना, इसकी कैपेसिटी दोस्तों 120 मेगावाट की है। और ये एशिया की सबसे पहली भूमिगत परियोजना है। एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना संजय विद्युत परियोजना दोस्तों। सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हालांकि ये जीके का पोर्शन है। इसके बाद एक और भाग में डिस्कस करूंगा आपसे। उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं अधिकांश। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे आपसे हम मिलते रहेंगे यूं ही इसी तरीके से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।